ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले अब हम यहाँ इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। दैट इज द सेम थिंग। जो एक्सेस डिमांड होती है वही रेफर्स कर दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप को। तो एक्सेस डिमांड क्या होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम एक्सेस डिमांड कह देते हैं, और एक्सेस डिमांड ही रेफर्स कर देते हैं किसको? इन्फ्लेशनरी गैप को। क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है बट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिमांड। तो सो प्राइस लेवल इंक्रीज। जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो हम उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और इन्फ्लेशन गैप ही किसको कहा जाता है? एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड रेफर करता है इन्फ्लेशनरी गैप को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। Excess demand refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply. जो aggregate demand है वो aggregate supply से ज़्यादा है। Aggregate demand is in excess of aggregate supply to the corresponding of the full employment. Corresponding of the full employment. Full employment level के ऊपर जब aggregate demand ज़्यादा हो जाती है in the economy, when aggregate demand is more than aggregate supply. इन्फ्लेशनरी गैप रेफर टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है वही एक्सेस डिमांड होता है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट जब हो जाता है उसके बाद। तो अब इसका डिमांड कब देखते हैं? जैसे कि आपने मेरे साथ पहले करा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज द 45 डिग्री लाइन, black line 45 degree AS at first, this line AD0 C plus I। उसके बाद जो नई वाली है वो AD1 है। तो सबसे पहले that is the black line AS aggregate supply intersect at E point, so that is the equilibrium point, full employment point OM। but after that aggregate demand increase, तो आपकी जो aggregate demand है वो increase हो गई है। तो इसका मतलब ये आपकी रिक्वायर्ड थी, ये आपकी एक्चुअल है। तो जो एक्चुअल डिमांड है वो आपकी ज़्यादा है। तो यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड ये वाली है ये आपकी एक्चुअल है, और ये वाली जो डिमांड है ये आपकी रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड का मतलब है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो रहा है उसके बाद डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ चला गया। तो यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड है, दूसरी वाली एग्रीगेट डिमांड उसके ऊपर हो गई। तो इसके बीच का जो गैप है EF, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कह सकते हैं और एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं। तो E के ऊपर जो F है, जो इसका गैप है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं डायग्राम का। इन द डायग्राम एट पॉइंट E where AD equal to AS and there is full employment in the economy। तो यहाँ पर OM लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन OM। इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू AD1, अगर आपकी डिमांड AD1 हो जाए, आपकी डिमांड इधर से बढ़कर ऊपर चले जाए, देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो द डिफरेंस बिटवीन AD1 कौन सी आपकी एक्चुअल, और AD0 कौन सी आपकी रिक्वायर्ड। एक्चुअल ज्यादा है रिक्वायर्ड से, तो दोनों का जो गैप होगा उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड माइनस एग्रीगेट डिमांड जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड छोटी है, एक्चुअल ज्यादा है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कौन सी है? ध्यान से देखें, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो है आपकी FM, ये आपकी एक्चुअल डिमांड है। रिक्वायर्ड है EM, इन दोनों का गैप हो जाएगा FE। तो जो EF है या FE है, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं और डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप का अपोजिट है। इन्फ्लेशनरी गैप के बाद अब हम कर रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई से स्मॉलर हो जाता है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई,
इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है तो उसको डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और जो डिफ्लेशनरी गैप होता है वो डिफ्लेशनरी, राइट, जो आपका डिफ्लेशनरी गैप है वो आपका डेफिशिएंट डिमांड को ही रेफर्स करता है। यानी कि डिफ्लेशनरी गैप और जो आपका डेफिशिएंट डिमांड है बोथ आर सेम। तो उसको अब हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमारा वही है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो दो कर्व बनेंगे और इस बारी वाला जो नए वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो पहले वाले के नीचे बनेगा। यानी कि जो आपकी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो आपका एक्चुअल डिमांड कर्व है वो उसके नीचे बनेगा और रिक्वायर्ड जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऊपर बनेगा और जो एक्चुअल है वो नीचे बनेगा। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे बनता है तो वो डिफ्लेशनरी को जन्म देता है, उसको क्रिएट करता है उसको, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं इसको। It refers to the situation when aggregate demand is short of aggregate supply. Corresponding to the full employment in the economy means AD is less than aggregate supply. Or when actual aggregate demand is less than required or planned aggregate to maintain full employment point. तो इसमें कह रहे हैं जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो है वो लेस देन है। यानी कि इसमें अगर हम बात बताएं तो एक्चुअल को मैंने जो यहाँ डिनोट करा है वो आप देखेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जो AD1 है वो आपका एक्चुअल जो है वो छोटा है, तो एक्चुअल आपका छोटा है और जो AD0 है उसको हमने प्लांट से डिनोट करते हैं। यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो आपका AD0 है और जो एक्चुअल है वो हमने AD1 को माना है। तो अब हम इसमें देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप रेफर टू द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जो आपका डेफिशिएंट डिमांड आएगा वही उसमें आपका काम करेगा। इट इज द शॉर्टफॉल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अब हम डायग्राम से देख लेते हैं वही आपका एग्रीगेट सप्लाई का, दैट इज ये जो ब्लैक लाइन है AD0 C+I, ये रिक्वायर्ड है आपका, ये रिक्वायर्ड है। और दैट इज द ग्रीन लाइन, दिस इज द AD1 जो आपने नया डिमांड का बनाना है। जो पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट फिक्स हुआ है वो E पर हुआ है और आपका फुल एम्प्लॉयमेंट OM है। E पॉइंट इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, E इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके कारण आपका फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। उसके बाद आपकी डिमांड मार्केट में गिर गई है इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड D1 हो गया है, AD1। ध्यान से देखिए, इसको हमने एक्चुअल बोला है, तो ये इसके फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे बना है, E से F पर आ गया है। तो ये जो डाउन आया है आपका यहाँ पर, ये जो डाउन आया है E से F, ये डिफ्लेशनरी गैप होगा जिसको हम डेफिशिएंट डिमांड कह सकते हैं। और इसी की ऑब्जर्वेशन हम यहाँ रख सकते हैं इन द डायग्राम पॉइंट E एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो पॉइंट E इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट आपका डिसाइड हुआ है आपका। इफ द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स टू AD1, अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ से गिरकर यहाँ पर आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड इधर से गिरकर नीचे आ जाता है, then there is a deficient demand in the economy as AD is less than aggregate supply। क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड था उसके नीचे बना एग्रीगेट डिमांड। The difference between AD0 and AD1, AD0 जो आपका है वो रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, जिसको आप प्लान बोलते हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो आपने सोचा हुआ है। AD1 का मतलब है एक्चुअल, इज द डिफ्लेशनरी गैप। इन दोनों का जो गैप होगा, ये जो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इन दोनों का जो गैप है वो EF निकलेगा। तो आप कह सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप इक्वल टू रिक्वायर्ड AD। रिक्वायर्ड AD आपका ये है, राइट, EM, और माइनस एक्चुअल एग्रीगेट। एक्चुअल एग्रीगेट ये ग्रीन लाइन है, दैट इज FM, यानी कि F से लेकर M तक। तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफ्लेशनरी गैप है, दैट इज EF। तो बीच में जो गैप बचेगा वो EF है, उसको डिफ्लेशन गैप और डेफिशिएंट डिमांड कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दोनों में रीजन ढूंढ लेते हैं इनके कि एक्सेस डिमांड के और जो डेफिशिएंट डिमांड होते हैं इनके रीजंस क्या होते हैं।
तो कुछ रीजन भी होते होंगे जिसके कारण आपकी डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने शो करा है वो है रीजंस ऑफ द एक्सेस डिमांड, रीजंस ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। पहला पॉइंट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की खर्च करने की आदत बढ़ रही है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, राइट, एपीसी एंड एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इन द टैक्स, जब टैक्स में कमी आ जाती है तो आदमी की जो परचेजिंग पावर होती है, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। जब टैक्स में कमी आएगी तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, तो स्कूल्स बनवाती है, तो उसमें सरकार का पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा कहाँ आता है? इकोनॉमी में आता है, सर्कुलेट होता है, लोगों के पास आता है। तो जब वो पैसा लोगों के पास आएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर आगे आता है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाती है, गवर्नमेंट भी फैक्ट्री लगाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी होता है, उसके कारण वो भी पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, तो उसके कारण आपकी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती है। फॉल इन इंपोर्ट, अगर आपके जो इंपोर्ट है उसमें आपकी कमी आ जाती है। जैसे अगर प्याज हिंदुस्तान में अगर प्याज बाढ़ आ जाए और प्याज गल जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा? प्याज की डिमांड तो होगी, उसके रेट बढ़ेंगे, तो फिर उसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से सामान मंगवाना चाहिए। अगर हम बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। तो फॉल इन इंपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट, आपके देश में चीनी बन रही है, चीनी, शुगर, अगर हम शुगर का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने का मतलब है डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो रेट भी बढ़ेंगे। तो दैट इज मीन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आप अपने देश में बनी हुई चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सरकार ने ज्यादा करेंसी छाप दी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है, ज्यादा करेंसी छापी है, वो मार्केट में आएगा, पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, लोगों के पास आएगा, लोग उसकी डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण एक्सेस डिमांड होगा। रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इसके बिल्कुल अपोजिट है। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोरोना के दौरान में लोग बाजार में पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, शूज नहीं खरीद रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो हमारी पर्सनल इनकम भी कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो फिर हम खर्च भी कम करते हैं और एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाती है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर अपना डैम्स नहीं बनाती है, रोड नहीं बनाती है, हॉस्पिटल नहीं बनाती है, तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना के दौरान में क्या होगा? पहले वाला ही सामान नहीं बिक रहा तो आदमी क्या करेगा? नई फैक्ट्री थोड़ा लगाएगा, नई इन्वेस्टमेंट थोड़ा करेगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इकोनॉमी में पैसा भी सर्कुलेट नहीं होगा, और जब इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो लोग, फैक्ट्रियां बंद होंगी, बिजनेसमैन नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और मार्केट में डिमांड गिर जाएगी। राइज इन इंपोर्ट, अगर हम बाहर के देशों से ज्यादा सामान मंगवाना शुरू करते हैं अपने देश में, तो अपने देश में सप्लाई बढ़ जाएगी ना। सप्लाई बढ़ गई तो हमें ये लगेगा डिमांड कम हो गई है। फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर हम अपने देश का बना हुआ सामान बाहर के देश में एक्सपोर्ट ही ना करें, अपने देश में पहले ही ज्यादा है और अपने देश में जो सामान पड़ा हुआ है उसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और सप्लाई ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही आपको कम दिखाई देगी। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, किसी कारण से हो सकता है कि गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट नहीं कर रही है और देश के अंदर करेंसी पहले से ही कम है, तो उसके कारण लोगों के हाथों में मनी नहीं आएगा, पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, तो उसके कारण भी आपके देश में जो डेफिसिट डिमांड पैदा हो जाती है। राइट स्टूडेंट, आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।